जमालपुर नामक शहर में शंभू अपने परिवार के साथ रहता था। शंभू रेलवे में नौकरी करता था। उनके 2 बेटे थे, रतन और अजय। रतन का निकाह हो गया था। वो दूसरे शहर में नौकरी करता था और हर इतवार को घर आया करता था। अजय अभी कॉलेज में था। बेला गरीब घर की लड़की थी, ज्यादा दहेज भी नहीं लाई थी, इसलिए सास उसको हर वक्त ताने देती रहती थी। ससुराल आते ही उसकी सास उर्मिला ने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी थी। सुबह से रात तक खटती, पर वो उफ तक न करती। इतवार के दिन सुबह सुबह, अरे बहू कहाँ मर गई, चाय नसीब होगी कि नहीं? जी अम्मी जान, अभी लाई। और जरा सुन, मेरे कपड़े भी लाके दे दे, मैं जरा नहा के आऊं। बेला कपड़े देकर बावर्ची खाने में चली गई। पूरा काम पड़ा था। दोपहर में, भाभी जान जल्दी से मुझे कुछ खाने को दीजिए, आज मेरा फुटबॉल का मुकाबला है, जल्दी जाना है। अभी लाई भाईजान। बेला ने खाने की थाली सामने रख दी। भाभी जान ये क्या, दाल में घी तो नजर ही नहीं आ रहा, ना ही रोटियों में लगा है। भाईजान, जितनी घी थी मैंने दाल के छौंके में लगा दी। घी खत्म हो गई है। क्या कहा? घी खत्म हो गई है? अभी तो मैंने कल ही देखा था, खुद तो नहीं खा गई। अम्मी जान, मैं तो घी खाती ही नहीं। बिना घी के मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कहकर वो थाली सरकाकर स्कूल चला गया। आने दो इस बार रतन को, वही तेरा दिमाग दुरुस्त करेगा। अम्मी जान, मैंने क्या किया? तुझे आए इतने दिन हो गए, तुझे ये भी नहीं पता कि अजय बिना घी के खाना नहीं खाता? क्या जरूरत थी पूरी दाल में छौंक लगाने की? बाकी लोग तो तेल में छौंकी हुई दाल भी खा सकते थे। अम्मी जान, आप भी तो घी की छौंकी हुई दाल खाती है ना, मैं क्या करूं? तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। बेला चुपचाप बावर्ची खाने में चली गई। तभी शंभू आ गया। क्या शोर मचा रखा है? तुम खुद क्यों नहीं बावर्ची खाना संभालती? कौन सा तुम अभी बुजुर्ग हो गई हो? मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ, तभी 2-4 पैसे आते हैं। सुनो जी, ये बातें तुमने अपनी अम्मी से कभी कही नहीं थी। जब मैं गांव में अकेली पूरे घर का काम करती थी, धान कूटने से लेकर चक्की चलाने तक सारा काम मैं अकेले ही किया करती थी। अम्मी जान तो बीमारी से खुद ही परेशान रहती हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है। तुम तो अभी 40 की भी नहीं हुई और पलंग तोड़ती रहती हो बस। हाँ तो यही कहो ना कि तुम्हें मेरा आराम फरमाना अच्छा नहीं लगता। मेरे कहने का मतलब है, वो अभी नई नवेली बहू है, पहले उसको सारा काम सिखाना चाहिए था। अकेले पूरे घर का काम करती है, तब भी तो तुम्हारा मुंह सीधा नहीं रहता। तुम तो कुछ बोलो ही मत। पता नहीं कहाँ निकाह करा दिया मेरे बेटे का। किसी चीज का ढंग नहीं है इस औरत को। एक तो वालिदैन ने खाली हाथ विदा कर दिया और ऊपर से ना कोई तौर ना तरीका। बेला के रोते रोते आंखें सूज गई। रतन जब खाना खाने आया तो क्या हुआ? क्यों रो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अम्मी जान क्या हुआ? आज फिर इसको आपने कुछ कहा क्या? हाँ, कहूंगी नहीं। एक तो किसी काम का ढंग नहीं है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। वालिदैन ने भी कुछ सीख नहीं दी। अम्मी जब देखो तब घर में कलह मची रहती है। इससे तो अच्छा है कि उसे मायके ही भेज देते हैं। कुछ दिन के लिए कम से कम घर में सुकून तो रहेगा। बेला सारे दिन आंसू बहाती रही, पर उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं था। रात को जब थकी मांदी अपने कमरे में सोने गई तो दिन भर के थके हारे आओ तो तुम्हारा ये खराब सी शक्ल देखकर मन और खराब हो जाता है। अच्छा होता कि तुम कुछ समय के लिए मायके ही चली जाती। मुझे मायके नहीं जाना। जानते तो हो, मेरे अम्मी अबू ने बड़ी मुश्किल से मेरा निकाह किया था। अभी वो कर्जे में ही डूबे होंगे। मैं वहाँ जाकर उनका बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। इतनी कम उम्र में मेरा निकाह हो गया, नहीं तो मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने सोचा था ससुराल में शायद खुशियाँ मिलेंगी, पर यहाँ तो आप भी मेरी ही कमियां देखते रहते हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी वजह से अम्मी से झगड़ा तो नहीं कर सकता ना। आपको मैंने कब कहा कि आप झगड़ा कीजिए, पर मेरी बात तो सुना कीजिए। क्या हुआ था सुबह? बेला ने सारी बात बता दी। रतन ने उसकी कलाई पकड़कर पास बिठा लिया और कहा, बेला कुछ सालों की ही बात है। मेरी नौकरी पक्की होते ही मैं यहाँ से तुम्हें लेकर चला जाऊंगा।
अब तुम रोया मत करो। बेला की आंखों में अपने सुनहरे मुस्तकबिल को लेकर सपने तैर गए। वो चुपचाप आकर लेट गई। दूसरे दिन सुबह सुबह 9 बजे। अरे बहू, जरा तेल गरम करके ले आ, मेरे घुटने में रात भर दर्द हो रहा था, जरा तेल मालिश कर दे तो। अभी लाई अम्मी जान। वो जल्दी से तेल लेकर आई और उनके घुटनों में मालिश करने लगी। तभी शंभू आ गया। अगर घुटनों की मालिश हो गई हो तो जरा मुझे नाश्ता दे दो। जी अब्बू जान, अभी लाई। अरे अभी कहाँ जा रही है, पहले जरा मालिश तो कर दे, फिर नाश्ता देने जाना। बेला चुपचाप बैठकर तेल लगाने लगी। शंभू उठकर बाहर चले गए। अब जा, जल्दी से नाश्ता दे दे, बड़ी भूख लगी है। बेला ने नाश्ता लगाया। तब तक अब्बू जान भी आ गए। ये क्या, आज पराठे में तेल लगाया है क्या? अम्मी जान, कल ही तो बताया था कि घी खत्म हो गई है। मेरे तो हलक से नहीं उतरेगा पराठा। ये सब तुम्हारे घर में बनता होगा, रिफाइंड में पराठा। हम तो घी का ही पराठा खाते हैं। अरे ठीक तो है पराठा, क्या खराबी है? हाँ तो तुम खाओ ना। शंभू खाना खाकर ड्यूटी पर चले गए। बेला बावर्ची खाने में ही अपना नाश्ता लेकर बैठ गई। सारा काम निपटाकर वो अपने कमरे में जाने लगी। बहू, आज रात में हलवा बना लेना। अम्मी जान, घी मंगवाई है क्या? अभी जाकर लाती हूँ। आप रहने दीजिए, अभी मैं ही जाकर ले आऊंगी। बेला पास वाली दुकान में जाकर 1 किलो घी ले आती है और रात को हलवा भी बनाती है। रात में खाना खाकर सब हलवा खाते हैं। वाह, आज तो हलवा भी बहुत ही बढ़िया बना है भाभी जान। हलवा तो मैंने ही बनाया था, उसकी क्यों तारीफ कर रहा है? वो क्या जाने हलवा बनाना, उसने तो कभी खाया भी नहीं होगा। गरीब माँ बाप की बेटी है ना। अरे बहू, तूने अपने लिए रख लिया है ना? बेला सुनकर अवाक रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अम्मी जान की झूठ बोलने में भी जुबान नहीं कांपती। खैर छोड़ो, सबने खुशी खुशी खा लिया, मेरे लिए यही बहुत है। रात का वक्त था। अरे तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? कुछ नहीं, वो हलवा बनाते वक्त थोड़ा गरम घी पड़ गया था तो। हलवा तो अम्मी जान ने बनाया था ना? मैं क्या कहूँ, आपकी अम्मी है, कह रही है तो उन्होंने ही बनाया होगा। बेला देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें कुछ करना ही होगा। अपने आप को मजबूत बनाओ और उतना ही बर्दाश्त करो जितना किया जा सकता है। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मैं अम्मी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिए। अब आपने कह दिया है तो मैं सब संभाल लूंगी। मुझे केवल आपकी सपोर्ट की जरूरत थी। मैं तो इसलिए कुछ नहीं बोलती थी कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। अब्बू जान के मन में मेरे लिए हमेशा दया रहती है, पर अम्मी जान को खुश करने में मैं नाकाम हो गई। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ हमेशा मेरा सपोर्ट रहेगा, मैं वादा करता हूँ। दूसरे दिन। बहू, जरा कंघी देना तो। बेला बावर्ची खाने में काम करते करते ही, अम्मी, अभी हाथ खाली नहीं है, आटा लगा है, थोड़ी देर में देती हूँ। उर्मिला को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो दंदनाती हुई आई और उसके बाल खींचती हुई बावर्ची खाने से बाहर ले आई। तभी शोरगुल सुनकर, ये क्या हो रहा है? छोड़ो उसको, वरना क्या करोगे? तुम्हें पता है इसने मेरी कितनी तौहीन की है? मैं सब सुन रहा था। अगर वो बावर्ची खाने में काम कर रही है तो क्या तुम कंघी भी नहीं ले सकती? उससे पहले भी इसने मुझसे बदसलूकी की थी। आज तक मैंने कभी जवाब नहीं दिया, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या आप मुझे इसलिए निकाह करके लाए थे कि मैं इनके ताने सुनूं और मार खाती रहूं? आपकी खुशी के लिए मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं करूंगी। बेला, तुम जाओ अपने कमरे में। वो बड़ी महारानी है ना, उसे आराम करने भेज दिया, काम कौन करेगा? अम्मी जान, तुम जानती हो कल हलवा बनाते वक्त उसका हाथ जल गया। तुमने तो कहा था कि वो हलवा तुमने बनाया था। अच्छा, तो उसने अब तेरे कान भी भरने शुरू कर दिए। अम्मी, अगर उसका हाथ ना जला होता तो मैं भी तुम्हारे बातों पे यकीन कर लेता। अम्मी, मैं उसको कल ही यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें हमारी गुजर बसर हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी भेज दूंगा। बड़ा आया बीवी का हिमायती बनने वाला, ऐसे थोड़ी ना घर छोड़कर चला जाएगा। रतन अपने कमरे में चला जाता है और दूसरे दिन ही वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं।
शंभू एक बार भी बच्चों को रोकने का प्रयास नहीं करते। उनको पता था कि उनके बेटे और बहू का अलग रहना ही वाजिब है। तभी उस गरीब बेला के आंसू खुशियों में बदलेंगे। भरतपुर नाम का एक गांव था। एक वक्त पर ये गांव बहुत ही खूबसूरत और बहुत तरक्की वाला हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों का काफी बुरा हाल था। पानी की कमी की वजह से जानवरों की भी मौत हो रही थी। लेकिन गांव का शरारती लड़का रोहन अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने नदी पर लाया था, लेकिन रोहन अपनी शरारत में बिजी था। तभी नदी की ओर से रमाबाई आ रही थी, जिनके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, जिसे रोहन ने गुलेल से फोड़ दिया। रोहन वहाँ से भाग खड़ा हुआ, इसीलिए रमाबाई तमतमाती हुई रोहन के घर पहुँच गई। अरे तुम्हारा लड़का है या जल्लाद, हमें चैन से जीने देगा या नहीं? ये हमें कितना परेशान करता है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? उसने गुलेर से मेरा घड़ा फोड़ दिया। रुको, आने दो उसे घर, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब रोहन घर आया तो माँ ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। क्यों रे, हमें जीने देगा कि नहीं? तुझे कितना समझाया कि लोगों को तंग मत कर, लेकिन तू मानता ही नहीं है। दादी ने माँ बेटे के बीच में आकर रोहन को माँ से और ज्यादा मार खाने से बचा लिया। अरे बस कर, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बस ये आपके लाड प्यार से बिगड़ गया है। हाँ हाँ, बड़ी आई बोलने वाली। चल जा, अपना काम कर। गांव में पानी की कमी है, इसीलिए तो सभी लोग परेशान हैं। तू ऐसा करेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे, है कि नहीं? जी दादी। दादी, लेकिन कस्बे में पानी कम क्यों है? लोगों की वजह से। लोगों ने पानी का इस्तेमाल संभल कर नहीं किया। गांव का कचरा गांव की नदी में डाला। दरख्त काटे तो बारिश न हुई, इसीलिए ये हाल है। एक जमाना था जब हमारे गांव में बड़ी सी चांदी की नदी बहा करती थी। चांदी की नदी? हाँ, चांदी की नदी। हाँ, चांदी की नदी। भरतपुर गांव की नदी इतनी साफ सुथरी थी कि मानो उसका पानी बहते चांदी जैसे दिखता था। उसमें चांदी के पत्थर भी मिला करते थे। अरे देखो, मुझे चांदी का पत्थर मिला है। अरे वाह, ये तो आपको बड़ा पत्थर मिला। मैं तो बड़ा सा घर बनाऊंगा। रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। भरतपुर के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर रईस बन गए थे। वहाँ के लोग खुशी और अमन से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसे हालात अब गांव की कब होगी। चल जाने दे, तू सो जा, अभी बहुत रात हो गई है। कुछ दिनों बाद मुसीबतें और भी बढ़ गई। नदी सूख गई, जानवरों की भी बहुत मौत होने लगी। रोहन की मनपसंद बकरी मीरा भी पानी की कमी की वजह से मर गई। अपनी मनपसंद बकरी को खोने के बाद रोहन बहुत मायूस था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए अब रोहन को दूर जंगल में जाना पड़ता था और रोहन मीरा के बच्चे के साथ खेलता था। रोहन ने उसका नाम शीलू रखा था। उसको सहलाते हुए रोहन कहने लगा, नाराज ना हो शीलू, तेरे अम्मी को तो ना बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब रोहन ने पानी पीने के लिए शीलू को हाथ से नीचे उतारा, शीलू, शीलू, अरे कहाँ जा रहा है? शीलू का पीछा करते हुए रोहन झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाते ही रोहन को एक अधमरा सा बुजुर्ग आदमी मिला। अरे ये बुजुर्ग बाबा, शीलू, शीलू। रोहन शीलू को इधर उधर ढूंढने लगा। बुजुर्ग की आवाज ने रोहन का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी, पानी, इन्हें पानी चाहिए। मैं पानी देता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास इतना ही पानी है। अगर मैं ये भी पानी दे दूंगा तो फिर से प्यास लगने पर क्या पीऊंगा? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं दूंगा। लेकिन दादी ने कहा है कि पानी पिलाना अच्छा और इंसानियत का काम है।
मैं पानी दे देता हूँ। जैसे ही रोहन ने बुजुर्ग आदमी को पानी पिलाया, बुजुर्ग मानो फिर तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम शीलू को ढूंढ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिल जाएगी। बुजुर्ग उसकी बात से गायब हो गया। बुजुर्ग बाबा भी गायब हो गए। मुझे आगे बढ़ना चाहिए। रोहन आगे बढ़ा और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दोनों तरफ खाई थी और दोनों खाई को जोड़ने वाला एक पुल था। ये पुल, क्या मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो काफी पुराना लग रहा है। कुछ कदम चलते ही ये टूट सकता है। लेकिन हो सकता है कि मेरा शीलू उस तरफ हो। मुझे जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। रोहन आगे बढ़ा। बहुत हिम्मत करके उसने वो पुल पार किया। पुल पार करते ही उसे एक नदी नजर आई और नदी बहुत साफ थी। उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे। रोहन जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें सामने का मंजर देखकर फटी की फटी रह गईं। उसके सामने नदी के करीब एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए बैठा था। आओ रोहन, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? मैं एक नाग हूँ, इस नदी का रखवाला। ये सब क्या है? मुझे ये सब जादू ही लग रहा है। ये जगह जादुई है। तुम्हारे कस्बे में पानी की कमी है। पानी की कमी पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। नहीं, लेकिन मुझे मेरा शीलू चाहिए। शीलू मिलेगा, लेकिन पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर तुम्हें तुम्हारी शीलू मिल जाएगी। पहला सवाल, चलती रहती दिन रात, देती जिंदगी की सौगात, पत्थर तोड़े रास्ता ढूंढे, हर मुसीबत को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए, बोलो इसे क्या नाम बुलाए? रोहन सोच में पड़ गया। कुछ वक्त सोचने के बाद रोहन झट से बोला, नदी, नदी, इसका जवाब है नदी। सही जवाब। चलो, अब अगला सवाल है। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हो बिखरे, सोने से कम नहीं इसका दाम, सफेद है ये सुनहरा नहीं, अब बोल बोल क्या है बोल। ये पहेली जरा मुश्किल थी। रोहन सोच रहा था कि तभी उसकी नजर चांदी की नदी पर पड़ी। सफेद है ये, सुनहरा नहीं, चांदनी। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। अभी भी तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना है। बताओ बताओ, मैं हूँ कौन? बहती किरणों से तुम्हें हो जाए मोहब्बत, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी होते हैं कीमती, इसे कैसे करोगे इनकार? कस्बे ने इस पर किए हैं तुम्हारे बड़े एहसान, पहचानो। रोहन फिर से सोचने लगा। ये जरूर रोहन के लिए बहुत कठिन था, लेकिन रोहन ने अपने दिमाग पर जोर डाला और जवाब दिया, कस्बे पर एहसान, चांदी की नदी। वाह बेटा, मैं बहुत खुश हुआ। तुमने तीनों सवालों के जवाब दिए, सही जवाब दिए, साथ ही तीनों परीक्षाएं पास कर दी। बुजुर्ग आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे दिल की इंसानियत नजर आई, दूसरों के लिए इंसानियत दिखी। आखिर उस पुल को पार करके तुमने जो हिम्मत दिखाई, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो। मेरे तीनों सवालों का जवाब देकर तुमने अपनी होशियारी साबित की। तुम सच में इनाम देने के लायक हो। तुम जीत गए दोस्त। तुम्हें तुम्हारा शीलू मिलना चाहिए। जरा अपनी बाई ओर तो देखो। रोहन की बाईं ओर शीलू खड़ा था। रोहन ने उसे उठाया। कहाँ गया था रे तू? मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे कस्बे को इसकी जरूरत है। इसे पानी की बोतल में भरो, इसे ले जाकर तुम्हारी नदी में डालो। तुम्हारे कस्बे की मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने कस्बे के नदी की कद्र करो। कस्बे के दरख्त ना काटो, कस्बे को हरा भरा करो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने कस्बे के नदी में डालो। कस्बे की खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो। रोहन ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तुम्हें पीछे जो दरख्त दिख रहे हैं, उनके पास चले जाओ। रोहन उन झाड़ियों में गया तो सीधे
उसी जंगल में आया जहाँ से शीलू के पीछे भागा था। रोहन अपने गांव की नदी के पास पहुँचता है। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो। रोहन ने बोतल का पानी नदी में डाला तो अचानक नदी की जमीन से पानी फूटने लगा। नदी बिल्कुल साफ पानी के साथ लबालब होकर बहने लगी। रोहन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वाह, बहुत सारा पानी, ये कैसा जादू है, बहुत मजा आया। मुझे जाकर कस्बे वालों को बताना चाहिए। रोहन ने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में सब बताया तो गांव वाले नदी के पास इकट्ठा हुए। चांदी की बहती हुई नदी देखकर सब बेहद खुश हो गए। वाह रे रोहन, तूने तो कमाल ही कर दिया। दीदी, कमाल नहीं, रोहन ने कस्बे को कमाल, धमाल और माला माल कर दिया। रामदास, आप ठीक कह रहे हैं। कस्बे की खोई हुई सुख, शांति और खुशहाली रोहन की वजह से वापस आई है। हे माँ, हमने रोहन को कितना भला बुरा कहा, लेकिन यही इस गांव का अच्छा और सच्चा सपूत बना। हमने रोहन को जो भी भला बुरा कहा उसके लिए हमें माफ करना। अरे रमा, कैसी बातें करती हो? इसने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी। लेकिन हाँ, जो उस नाग देवता ने हमसे कहा है उसका हमें पालन भी करना चाहिए। हाँ, आज से हम इस नदी का ख्याल रखेंगे। इसमें कभी भी कचरा नहीं डालेंगे। हम कस्बे में बहुत पेड़ पौधे लगाएंगे और जो पहले से पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे। रोहन ने काफी शरारत की है, काफी गलतियां भी की है, लेकिन उसी की वजह से आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। रोहन सच्चा सोना है। हाँ, मेरा पोता सच्चा सोना है। मेरे सच्चे सोने ने ही गांव में चांदी की नदी फिर से लाई है। गांव के सभी लोग बेहद खुश थे। रोहन की दादी रोहन को प्यार कर रही थी। आखिर रोहन ने गांव वालों में खुशियां जो बांटी थी।